ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151. Which of the following contraceptive methods do involve a role of hormone? ओके कि भी कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो देखते हैं ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन लैक्टेशनल एमेनोरिया. तो डू यू नो व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया? कि जब तक सपोज कोई लेडी ने बच्चे को बर्थ दिया है, जब तक वो मदर अपने बच्चे को फीडिंग करवाएगी तब तक उसकी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन का लेवल हाई होगा? प्रोलैक्टिन. कौन सा हाई होगा? प्रोलैक्टिन. और प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है तब ओवम प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है. समझ में आया? क्लियर? अब ओवम नहीं होगा तो उसके फर्दर प्रेगनेंसीज के चांसेस कम है. कब तक? 6 मंथ तक. समझ में आया? कि जो मदर बच्चे को कंटिन्यूसली फीड करवाती है, ब्रेस्ट फीड करवाती है, ओके, कि भी बच्चे के जन्म के बाद 6 मंथ तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है मदर के अंदर. ओके, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत कम होते हैं बेटा. ओके, तो हार्मोन तो इफेक्ट किया है यहाँ पे. यस, पिल्स. कि भी पिल्स के अंदर क्या होता है बेटा? आपको पता है मालाडी है ना, इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो भी उसके अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और सिंपल प्रोजेस्टेरॉन का छोटे-छोटे डोज होते हैं. ओके. थर्ड, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओके, फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर हार्मोन्स ही होते हैं और उसका थोड़े डोज ज्यादा होते हैं बेटा. क्लियर? तो ये तीनों के अंदर हार्मोन्स इन्वॉल्व है. ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1. सेकेंड ऑप्शन में क्या है बेटा? बैरियर मेथड. अरे बैरियर मेथड में तो कंडोम्स सब आते हैं. समझ में आया? और उसमें कोई हार्मोन नहीं होता बेटा. थर्ड, कॉपर टी. कॉपर टी में कोई हार्मोनल रिएक्शन नहीं होता. पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड बैरियर मेथड्स. अगेन बैरियर मेथड आई. And barrier method is a physical method, not a hormonal method. So our correct option is option number 1. Next question. Drug called heroin is synthesized by. कि भाई हेरोइन कैसे ड्रग है? हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाली. अभी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सपोज कोई है, कोई बंदा है, ये हेरोइन लेता है तो उसका एडिक्ट बन जाता है. और जब वो हेरोइन लेगा ना तो उसको ऐसा लगता है कि भाई दुनिया में सबसे सुखी मैं हूँ. समझ में आया? अपने आप को क्या समझता है? अपने आप को वो डोनाल्ड ट्रम्प समझने लगता है. क्लियर? दिन में सपने देखने लगता है. क्लियर? तो जो जब ये ड्रग लेता है ना तो उसको ये सारी फीलिंग आ जाती है. ओके बेटा, तो ये हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, किसमें से सिंथेसाइज किया जाता है? फर्स्ट, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. नो. एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. यस. आंसर क्या आएगा बेटा? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. ग्लाइकोसिलेशन नहीं आएगा, देन नाइट्रिफिकेशन भी नहीं आएगा. और आंसर इज एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. ओके, हेरोइन इज नथिंग बट इट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन. क्या है बेटा? इट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन. ओके. क्वेश्चन नंबर 153. ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. In a species, the weight of newborn ranges from 2 to 5 kg. Okay, ये भाई जो न्यूबॉर्न के वेट थे कितने kg है बेटा? 2 to 5 kg है. 97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.3 kg survive. ये भी 97% जो न्यूबॉर्न थे उसका वेट कितना था? 3 to 3.3 kg थे, वो सर्वाइव हो गए थे. ओके बेटा, क्लियर? वेयर इज 99% ऑफ द इन्फेंट born with weight from 2 to 2.5 kg और 4.2 to 5 kg die. मतलब क्या है कि जिसका वेट 2 से 2.5 किलो था और 4.5 से 5 किलो था, उसके 90% इन्फेंट थे वो सर्वाइव हो पाए नहीं, उसकी डेथ हो गई. मतलब कितने केजी का बच्चा था, इन्फेंट था और वो सर्वाइव हो पाया? तो आंसर क्या था बेटा? 3 to 3.3 केजी वाले सारे न्यूबॉर्न थे, उसमें से 97% सर्वाइव हो पाए. और इतनी वेट की जो रेंज है उसके 99% इन्फेंट थे, उसकी डेथ हो गई. ओके. Which type of selection process is
टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे कौन सा सिलेक्शन होता है? आ जाओ, डायरेक्शनल सिलेक्शन नहीं होता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, यस हमें पता है कि भाई देखो 3 to 3.3 kg, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना बेटा। 3 to 3.3 kg वाले जो न्यूबॉर्न थे उसमें से 97% केसेस सर्वाइव हुए। समझ में आया? तो वो कौन सा सिलेक्शन हुआ? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव भी नहीं आएगा, साइक्लिकल सिलेक्शन भी नहीं आएगा एंड डायरेक्शनल भी नहीं आएगा। और करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन है, ओके, कि भाई वेट 3 to 3.3 kg होगा तो 100 में से 97 बच्चे सर्वाइव होते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन है। समझ में आया? तो आंसर इज 2। Conversion of glucose to glucose 6-phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by. सबको ग्लाइकोलिसिस पता है, 11th का टॉपिक। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सा होता है कि भाई ग्लूकोज गेट्स फॉस्फोराइलेटेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate. This reaction is catalyzed by which enzyme? Hexokinase. And here phosphate group is donated by ATP, it is converted into ADP. तो कौन सा एंजाइम आया? हेक्सोकाइनेज। ओके, सो our correct answer is option 2. Next question, which of the following statement is correct? हमको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ओके बेटा, आ जाओ। फर्स्ट, कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ द आईबॉल। वो प्रोटीनेशियस कवरिंग नहीं है, तो यहाँ से ये रॉन्ग हुआ। ओके बेटा। सेकेंड, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ। कि भाई वो इलास्टिन से बनी नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। थर्ड, कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। रॉन्ग, इट इज नॉन वेस्कुलराइज्ड। ओके, तो राइट कौन सा होगा हमारा? लास्ट। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ dense matrix of collagen. Absolutely right, and it is the most sensitive portion of the eye. Right. Okay, so our correct option is option number 4. Which of the following ecological pyramid is generally inverted? Okay, कि भाई inverted pyramid का मतलब क्या है? पिरामिड का शेप ऐसा आएगा। क्लियर? ओके, तो भाई कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड होता है? तो फर्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। कि भाई ग्रासलैंड के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर, ग्रासेस के नंबर कितने ज्यादा होंगे, समझ में आया? तो उसमें पिरामिड ऑलवेज कैसा होता है? अपराइट होता है फर्स्ट में। सेकंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, सबको पता है। थर्ड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, वो भी अपराइट होता है। सिंगल ट्री का पूछेंगे ना तो वो इन्वर्टेड आएगा। ओके, क्लियर? लेकिन फॉरेस्ट में तो कितने सारे प्लांट्स होते हैं, तो वो अपराइट होगा। तो लास्ट हमें पता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर बायोमास के पिरामिड कैसे होते हैं बेटा? इन्वर्टेड होते हैं। कि भाई पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज इन्वर्टेड। सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4. Consider the following statement. First, coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. Perfect. Okay, कि भाई coenzyme और metal ion वो क्या करते हैं? एंजाइम के साथ, एक एंजाइम क्या है? प्रोटीन, उसके साथ एकदम टाइटली बाउंड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। यस, तो भाई ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा? ट्रू है। समझ में आया? क्लियर? A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. अरे apoenzyme बेटा किसको बोलते हैं? apoenzyme की डेफिनेशन याद है आपको बेटा? प्रोटीनिक पार्ट ऑफ
proteinic part of holoenzyme is called एपोएंजाइम। कि भाई एंजाइम का जो प्रोटीनिक पार्ट है ना उसको एपोएंजाइम बोलते हैं। समझ में आया? तो भाई हमारा ये बी स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग है। A is true, B is false. So our correct answer is second. Due to increased airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing whizzing sound. It is due to, क्यों ऐसा होता है? तो it is a respiratory tract disease. Okay, अस्थमा जैसे फीलिंग आती है वही। Okay, first banning the growth on mucous lining of nasal cavity. No. Second, inflammation of bronchi and bronchioles. No. Third, proliferation of fibrous tissues and damage of the alveolar wall. ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा देखते हैं? Reduction in the secretion of surfactant by pneumocyte. ओके, तो भी ये चार ऑप्शन में से आपको कौन सा आंसर लगता है? चलो कौन सा होगा? सेकेंड होगा। कौन सा होगा? सेकेंड होगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ओके, क्लियर? तो उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, बॉडी का जो CO2 बाहर निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है। अब CO2 बाहर नहीं निकलेगा तो O2 अंदर कैसे जाएगा? है ना बेटा, प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? डेफिनेटली आएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। अब उससे क्या होता है? वो विजिंग साउंड आता है। ओके, अलग अलग आवाजें निकलती है। ओके बेटा, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट? हमें क्या फाइंड करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ओके बेटा, फर्स्ट ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, राइट? कि भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी का डेवलपमेंट किस में होता है? फ्रूट में होता है। Zygote develop into embryo, right? Central cell develop into endosperm, yes. Fourth, ovule develop into embryo cell, never. Ovule develop into seed. कि भाई ओव्यूल का डेवलपमेंट किस में होता है बेटा? सीड में होता है। सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो आएगा आंसर नंबर 4। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स। कि भाई जो जिम्नोस्पर्म की फ्लोएम है उसके अंदर क्या नहीं होता है वो देखते हैं। चलो भाई, क्या नहीं होता है? फर्स्ट, albuminous cells and sieve cells. Okay. Second, sieve tube only. Third, component cells only. Fourth, both sieve tubes and component cell. And our answer is 4. Okay. कि भाई ये जो जिम्नोस्पर्म की फ्लोएम है उसके अंदर sieve tubes नहीं होती and component cells नहीं होते। Okay. It lacks very long time. It takes, I think it is T. Okay. It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. भी pineapple के प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ओके, पता है? Which combination of hormones can be applied to artificially induced flowering in the pineapple plants throughout the year to increase yield? Most important question, मस्त आंसर भी मस्त आ रहा है। फर्स्ट ही लिखा है ऑक्सिन एंड इथिलीन। ये पट्टी NCERT की लाइन समझ में आया? द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिन एंड इथिलीन आर यूज्ड टू अर्ली फ्लावरिंग ऑफ पाइनएप्पल प्लांट। सपोज उसका हम स्प्रे करेंगे तो वो पाइनएप्पल के प्लांट में जल्दी जल्दी फ्लावर आएंगे, और फ्लावर आएंगे तो ऑब्वियसली फ्रूट भी जल्दी आएंगे। समझ में आया बेटा? ओके, आंसर इज ऑप्शन 1। Persistent nucellus in the seed is known as, most important question, every year आता है, पूछने की स्टाइल अलग होती है। समझ में आया? आंसर क्या आएगा? पेरिस्पर्म। ओके, ये persistent nucellus in the seed is known as पेरिस्पर्म। एग्जांपल पता है आपको? बीट एंड ब्लैक पेपर। ओके, उसके एग्जांपल पेरिस्पर्म का एग्जांपल कौन है? बीट एंड ब्लैक पेपर। ओके बेटा, आंसर इज 2। सेल इन Z0 फेज, क्योंकि Z0 फेज के जो सेल होते हैं वो सेल डिवीजन नहीं करते हैं। ओके, वो संन्यास ले लेते हैं। ओके, वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं, क्विसेंट स्टेज में चले जाते हैं बेटा। ओके, तो भी पहला ही आंसर देखो, एग्जिट द सेल साइकिल। वो सेल साइकिल में से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। कौन से सेल?
G0 phase के cell. So our answer is first. Our next question it is column based. देखो कॉलम वाले क्वेश्चन सबको आते हैं, जनरली किसी का रॉन्ग नहीं होता ये क्वेश्चन, ओके बेटा। और कॉलम वाले क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी में से होते हैं, बैठी लाइनें पूछते हैं। चलो आ जाओ। मैच कॉलम 1 विद 2। फर्स्ट कॉलम सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स किसको बोलते हैं? भाई जो डेड कंपोनेंट होते हैं, डेड बॉडी होती है, ओके, कचरा होती है, उस पर जो ग्रो होते हैं, दे आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। ओके, तो सेप्रोफाइट्स के लिए कौन सुटेबल है? यस, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। यस, कि भाई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। तो भाई A2 कहाँ पे है भाई? लास्ट 2 में है। ओके, चलो। पैरासाइट्स। पैरासाइट किसको बोलते हैं? द ऑर्गेनिज्म which live inside or outside the living host। ओके, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। यस, उसके लिए ये करेक्ट। ओके, तो सेकंड के बाद थर्ड। यस, क्या आएगा हमारा लास्ट ऑप्शन 4? देख लेते हैं। लाइकेन, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई। समझ में आया? क्लियर? तो सी का 4 and mycorrhiza means first symbiotic association of fungi with plant roots. So our answer is option 4. Next question, what would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? Blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml। कि भाई हमें क्या फाइंड करना है बेटा? इसमें क्या फाइंड करना है? हार्ट रेट फाइंड करना है। देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या फाइंड करना है? हार्ट रेट। समझ में आया? क्लियर? ओके, अब हार्ट रेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, कौन सी है? देखो, कार्डियक आउटपुट is equal to stroke volume into heart rate। ओके, कार्डियक आउटपुट कितना दिया है? उसकी वैल्यू दी है 5 लीटर। उसको हम 500 ml भी लिख सकते हैं, 5000 ml भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, हार्ट रेट फाइंड करना है। स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं दिया है, लेकिन ये हिंट दी है। ओके, कि भाई एंड ऑफ डायस्टोल 100 ml, ओके, एंड एंड ऑफ सिस्टोल 50 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होगी? एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है? 100। सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है? 50। ओके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 50। तो चलो ये यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम में हम लिखेंगे 50 ml। तो हार्ट रेट हम फाइंड कर पाएंगे ना? चलो आ जाओ। चलो, हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट कितना है? देखो, कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इज 5000 ml and stroke volume is 50 ml। 0 0 100। ओके, सो द हार्ट रेट इज 100। हार्ट रेट कितना है बेटा? 100 है। सो द करेक्ट आंसर इज 100 beats per minute। ये भाई 1 मिनट के अंदर कितना हार्ट रेट है बेटा? 100 beats। कैसे आंसर आया पता चला बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट सम, बहुत बार ये आता है। ओके बेटा, इंपोर्टेंट। चलो, what triggers activation of protoxin to activity toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? कि भी bollworm क्या है? पेस्ट है। समझ में आया? क्लियर? तो ये पेस्ट के अंदर सपोज टॉक्सिन जाएगा। टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? Bacillus thuringiensis। तो वो एक्टिव कब होता है? उसके बारे में पूछा जाता है।
क्यों होता है? ड्यू टू बॉडी टेम्परेचर? नो. सेकेंड, मोइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट? नो. अल्कलाइन पीएच ऑफ गट? यस. ओके, कि भाई इन अल्कलाइन पीएच ऑफ गट that protoxin is converted into active Pt toxin. ओके, और एक बार वो एक्टिव हो जाएगा ना, तो जो इंसेक्ट है, बॉलवर्म है, उसके गट में पोर्स बना देगा, और पोर बना देगा तो वो इंसेक्ट मर जाएगा बेटा, पेस्ट मर जाएगी. सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167. The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in. तो भी ऐसे ciliated epithelium कहाँ पे present होते हैं? Bile duct and bronchioles? No. Fallopian tube and pancreatic duct? No. Eustachian tube and salivary duct? No. आंसर क्या आएगा भाई? Bronchioles and fallopian tube. ओके बेटा, ब्रोंकियल्स के अंदर जो सिक्रेशन होता है जब हमें कोल्ड हो जाती है तब उसको निकालने के लिए, डस्ट पार्टिकल को निकालने के लिए, एंड इन फैलोपियन ट्यूब ओवम को कहाँ पे? यूट्रस में पहुंचाने के लिए कौन सी मूवमेंट होती है? सिलियरी मूवमेंट. एंड दिस सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी एपिथेलियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल. ओके बेटा, सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4. चेक. Which of the statement given below is not true about formation of annual ring in trees? हमें not true means incorrect statement find करना है. समझ में आया? लिखा है not true, incorrect find करना है. ओके, कौन सा true नहीं है? First, annual ring is a combination of spring wood and autumn wood produced in a year. Right? बराबर है. Second, differential activity of cambium causes light and dark bands of tissue early and late wood respectively. ये भी right statement है. Third, activity of cambium depends upon variation in climate. Right है. Okay. And fourth, annual rings are not prominent in trees of temperate region. ये हमारा incorrect option है. समझ में आया? Clear? कि वे टेम्परेट रीजन में प्रोमिनेंट नहीं है. ओके, एक्चुअली टेम्परेट रीजन में प्रोमिनेंट होती है. समझ में आया? क्लियर? तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. मींस राइट आंसर नंबर 4 इज द फैट ऑफ द मेल गार्मेंट डिस्चार्ज इन द सिनर्जी. ये क्या है बेटा? कि डबल फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर नंबर 2 12th का. ओके, क्योंकि सिनर्जी के अंदर मेल गार्मेंट अब रिलीज किए. अब उसका क्या होगा पता है? one male gamete fuse with egg cell and form zygote, and second male gamete fuse with secondary nucleus and form pen. समझ में आया? ओके, चलो देखते हैं. one fuses with egg cell and other degenerate. नहीं, degenerate एक भी नहीं होता. second, all fuse with egg cell. no. one fuse with egg cell, other fuse with synergid. no. Our correct answer is 4. one fuses with the egg, right, and other fuses with the central cell nuclei. Absolutely correct. So our right answer is option number 4. The following genes of the leg operon with their respective products. Okay, तो भाई परफेक्ट मैचिंग कौन सा है वो हमें देखना है. ओके, यहाँ पे ऑप्शन रह गए, कोई बात नहीं, हमें ज्वाइन करना तो इजीली आता है. चलो आ जाओ, देख लो. IG it produces which protein? repressor protein. तो ए में क्या आएगा? थर्ड आएगा. समझ में आया? Z gene responsible for which enzyme? beta glucosidase. ओके, क्लियर? Z के बाद कौन सा आएगा? Y आएगा. क्या आएगा? Y. ओके, तो Y gene is responsible for which enzyme? permease, and A gene is responsible for trans acetylase. ओके बेटा,